हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सीएसई में। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन अपना नियो बैंक तक कंप्लीट कर लिया था और आज का हमारा डिस्कशन जो होगा वो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इश्यू है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें हमारे आज हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो डिस्कशन हमारा है वो जीएस पेपर 3 मेंस से संबंधित है। आप वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं और टॉपिक्स बाय टॉपिक्स इसके नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आज एक फेमस कोट को आप लोगों के सामने लाया हूँ। कोट का इस्तेमाल आप ऐसे में कर सकते हो, महिलाओं से संबंधित अगर आपको स्थिति के बारे में कुछ कोट करना हो, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर महिलाओं की समाज में स्थिति और सशक्तिकरण से रिलेटेड अगर जीएस पेपर 1 और सोशल जस्टिस में अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप कोट कर सकते हो। कोट डॉक्टर अम्बेडकर जी का है। उन्होंने कहा है कि अगर यदि समाज में हमें विकास को देखना है, अगर हमें देखना है कि समाज कितना विकसित है, तो हम वहाँ पर सबसे पहले महिलाओं की स्थिति को देखकर ही उस समाज की विकास के स्तर का अनुमान लगाएंगे। मतलब महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी है तब हम कह सकते हैं कि वो समाज अच्छा है, विकसित है और विकास कर रहा है, ठीक है। तो इस कोड का इस्तेमाल आप लोग वहाँ पर कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। भूतलक्षी पूर्वव्यापी कराधान, ये कराधान सुर्खियों में क्यों रहा, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसमें हमें संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। अब जब हम संशोधन कर रहे हैं तो इससे पहले ये जो टैक्सेशन है वो कब लगाया गया था, ठीक है, क्या भारत के संबंध में इसके अनुभव हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इसमें डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सेशन से रिलेटेड। आमतौर पर इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। 2019, 18, 20 में भी इस तरीके के क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। जब से जीएसटी आया है टैक्सेशन हमेशा चर्चा में रहता है। और जिस तरीके के माहौल आप लोग देखते हो कि किसी पर कोई आयकर टैक्स का छापा पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, बॉलीवुड में इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग देखते आए हो अभी तक, ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहने वाले होते हैं। साथ ही साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जैसे क्यान इंडिया, वोडाफोन इंडिया से संबंध में, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया गया और वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे डिसीजन आए जिनके संबंध में भारत को संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। तो संसद ने अभी हाल ही में आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2012 में संशोधन करने के लिए कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 अधिनियमित किया। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 2012 के जो भूतलक्षी कर यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कानून को समाप्त कर दिया गया। भाई अब ये रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन है वो क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि बैकवर्ड लुकिंग टैक्स होते हैं ये। मतलब ये टैक्स जब बनाए जाते हैं उस तिथि से पीछे लागू किए जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये टैक्स आज बनाया जाता है और आज से 2 साल पीछे से लागू किए जाते हैं। इस तरीके के टैक्स जो होते हैं वो भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पर आपको टैक्स के बारे में बताई। और ये उद्देश्य होता है कि जो कंपनी होती हैं उनसे शुल्क वसूला जाए, ठीक है, पूर्व तिथि से उनसे जो शुल्क है उसकी वसूल की जाए। भारत के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो इसे वर्ष 2012 में आयकर विभाग को यह अधिकार मिल गया था कि भारत में संपत्तियों के अप्रत्यक्ष स्थानांतरण से होने वाली जो पूंजी लाभ है, मतलब जो कैपिटल गेन टैक्स है, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। जैसे कि आपने कोई संपत्ति खरीदी और उस पर अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है, कुछ लाभ होता है, तो उस लाभ के ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है। इसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, ठीक है, या पूंजीगत कर कहते हैं, पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। अब हुआ क्या
कि कर से संबंधित 17 मामलों में यह प्रयुक्त होगा। वोडाफोन का जो केस था उसको मैंने आपको बताया, केयर इंडिया उससे संबंधित केस था, बेस्ट वेस्ट ग्लोब, रिचेट होल्डिंग आदि कंपनियों से 1,08,730 करोड़ रुपए की मांग की गई थी भारत सरकार के द्वारा इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत। किंतु इसे नीतिगत त्रुटि समझा जा सकता है, क्योंकि इससे 15 कर मामलों तो 2 मामलों पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया था। लंबी मुकदमेबाजी के बाद केवल 8,098 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके। मतलब जितनी हमने मांग की थी उतने रुपए हमें नहीं मिल पाए, और इवन 2 केसेस में तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि भाई आप जो टैक्स लगा रहे हो ये ठीक नहीं है। भूतलक्षी जो कर है कि संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं हमारे इकोनॉमी में। बाहर की कंट्रीज़, जितनी कंपनियां बाहर की कंट्रीज़ की हमारे देश में आना चाहती हैं, अगर हम उनके ऊपर इस टैक्स को आरोपित करते हैं तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। वो हमारी इंडिया की जो छवि है, जो ब्रांड वैल्यूज़ हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। जो भारत सरकार के द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग जो करने का जो दावा किया जाता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या लोग मानने को तैयार होंगे कि सच में भारत में ईज़ ऑफ डूइंग की जो प्रोसेस है वो अपनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या प्रभाव होगा, इसको हम अभी विस्तार से चर्चा करें। देखो, कर निश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है। एक तो ये जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है वो कर निश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है। देखो, आयकर अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत जो प्रदत्त समय सीमा को समाप्त कर देता है, मतलब समय सीमा जो दी जाती है उसको समाप्त कर देता है और करों को अनिश्चित बना देता है। इसका मतलब यह है कि टैक्स एक निश्चित समय सीमा में लगाए जाते हैं, जबकि ये टैक्स जब से आया था तब से जो कर अधिनियम की जो ये जो धारा है, जो सेक्शन है, ये उसको भी उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि करों का कोई समय ही नहीं है, आप पीछे से कभी भी लगा सकते हो। जब इस रेट्रोस्पेक्टिव जब आप टैक्सेशन लाए हो तब से ये समस्या ये पैदा हो गई है। ठीक है। दूसरी, नई मांग करने से, मतलब निजी निवेशक अगर इन्वेस्टर्स कंपनियों को अगर हानि हो सकती है और उनकी योजनाएं और आकांक्षाओं को आघात पहुंच सकता है, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वो कंपनियां हमारे यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। इससे हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब आप जो बनाना चाहते थे, हमारा वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा हो सकती है। तीसरी, मध्यस्थता संबंधी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही थी। यहाँ पर आर्बिट्रेशन इश्यूज भी पैदा हो रहे थे। मतलब ये है कि 17 मामलों में से 4 मामलों में इंग्लैंड और नीदरलैंड के साथ हमारी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी जो हुई उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। देखो, हर एक कंट्री के साथ नहीं तो कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन रहते हैं। ठीक है, द्विपक्षीय संबंध होते हैं। हम एक दूसरे के साथ बैठ के उन समस्याओं को, उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। दूसरा, भारत वर्ष 1958 में कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड्स, जैसे न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, का एक हस्ताक्षर करता है। इसके कारण विश्व स्तर में विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में भारतीय संपत्तियों के विरुद्ध कंपनियां विदेशी और गैर घरेलू मध्यस्थता निर्णयों को लागू कर सकती हैं। मतलब या तो भारतीय जो संपत्तियां हैं और जो गैर घरेलू संपत्तियां हैं, या कि भारत में ही रहने वाली जो कंपनियां हैं, वो भी इनको अपने अनुसार उन निर्णयों को लागू कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर वो इसके विरोध में थी। मतलब इसका ये है कि जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां अगर कोई चीज़ बेचती हैं, अगर कुछ चीज़ें खरीदारी करती हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जो कि इस आर्बिट्रेशन कन्वेंशन के विपरीत था। भारत की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईज ऑफ डूइंग वाला जो मैंने आपको बताया, वित्तीय संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, उसको कहीं ना कहीं हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो स्टेटस है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, तो वो भी क्षतिग्रस्त होता है। इससे जो संभावित निवेशक जो भारत में आने के लिए तैयार हो रहे थे, हो सकता है कि वो भी ना आए।
तो ये एफडीआई पर हमारा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव हैं इस टैक्स की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमें इनकी नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव को अगर हम लिखने के लिए आता तो हम इस चीज़ को यहाँ पर कोट कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारत अपने पहलों के रूप में आईएफएससी गिफ्ट सिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाया है। तो उसकी प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। भाई एक तरफ आप गिफ्ट सिटी बना रहे हो, दूसरी तरफ आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को आरोपित कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के दिमाग में चल रहा था कि इस तरीके की जो त्रुटियां हैं हमारी टैक्सेशन सिस्टम में, उसको हमें दूर करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया। इसी का एक अनुमान रहा होगा कि सरकार ने इस टैक्सेशन को में संशोधन करने की ज़रूरत महसूस की। इसके अलावा जो कर राजस्व का जो दुष्चक्र था, ठीक है, जो हमारा बैड साइकिल था, जो टैक्सेशन से रिलेटेड, जो टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड, उसको भी सही करना था। समृद्धि दर और रोजगार के अवसरों में गिरावट दर्ज की गई। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसको यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं, जब हमने केयर्न इंडिया का मामला देखा, हमने बात की वोडाफोन के मामले की, हमने बात की, तो ये क्या है, क्या मामला रहा है। अब केस स्टडी के तौर पर इसको आप क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो, तो आपके क्वेश्चन जो है काफ़ी वेटेज उसमें आ जाता है और हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चंस अदर्स जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपका क्वेश्चन बेटर हो जाए। ठीक है, तो बोल बच्चन करने के लिए आपको इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें ऐड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी आप कहीं से भी कुछ भी लिख दो, बस ठीक है चलो हो गया। नहीं 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 भाई, थोड़ा सा आपको उसमें जो इंटेंशन वाइज जो चीज़ें होती हैं, आप केस स्टडी उसमें डाल देते हो। इवन आप जब आप पॉलिटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो उनके द्वारा जितने भी केसेस होते हैं, उन सबको आपको वहाँ पे कोट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो 2006 में आंतरिक निगम पुनर्संरचना के भाग के रूप में केयर्न इंडिया जो कि यूके में की एक कंपनी है, होल्डिंग जो शेयर्स थे, जो केयर इंडिया के होल्डिंग्स के जो शेयर को केयर इंडिया को हस्तांतरण, मतलब उसने यूके की जो केयर इंडिया है, उसने इंडिया की जो केयर इंडिया है उसको शेयर्स को क्या ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या हुआ, 2009 और 2011 के बीच केयर्न इंडिया के अपनी अधिकांश जो हिस्सेदारी थी वो वेदांता को बेच दी। अब भाई जब केयर्न इंडिया ने जब अपने शेयर्स को वेदांता कंपनी को बेच दिए तो क्या हुआ, अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सॉरी, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं, वोडाफोन के मामले में हम क्या देखते हैं, वोडाफोन के मामले में उच्च न्यायालय ने वोडाफोन के पक्ष में आदेश देते हुए कहा कि जो हमारा आईटी एक्ट की जो व्याख्या है वो कंपनी का कोई दायित्व नहीं है, मतलब उस पर कंपनी पर कोई कर दायित्व नहीं है, कंपनी पर आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते आईटी एक्ट के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय में भी ये निष्पादित हुआ कि संसद ने जो आईटी एक्ट जो बनाया है उसमें संशोधन पारित किया है। कोई भी पूंजीगत प्राप्ति जो किसी विदेशी संस्था द्वारा, किसी विदेशी कंपनी के द्वारा या शेयर्स के रूप में हस्तांतरण की जाती है तो उसकी परिसंपत्ति भारत में स्थिति क्या है, और 1962 से जो कर योग्य बना दिया गया है उसकी स्थिति क्या है, इसके संबंध में उन्होंने स्टे लगा दिया। भाई कुछ नहीं कर सकते आप। अब क्या हुआ, 2014 में आईटी विभाग ने 2006 का जो अपना पुनर्संगठन के बारे में जानकारी दी कि 2006 में हमने उसको दोबारा से बनाया। अब केयर्न एनर्जी ने जो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है के रूप में केयर्न एनर्जी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत 10,247 करोड़ रुपए की मांग की। अब जब ये मांग की गई तो क्या हुआ, केयर्न ने भारत की जो विदेशी संप्रभु परिसंपत्ति को प्राप्त करने के निर्णय को लागू करवाने के लिए इसको अपना जो आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय, वहाँ पर गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो केयर्न इंडिया के पक्ष में दिया। भारत वहाँ पर हार गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने क्या किया, अपने जो शेयर्स हैं वो 67% शेयर्स की कारोबारी की वो हाचिंग हामपोआ की जो कंपनी है उसको बेच दी। उसके बाद क्या, 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में निर्णय दिया। ठीक है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिफीट होने की जो समस्या वो सामने आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको केस समझाया
इसकी एज आती है। 2014 में भारत और नीदरलैंड के बीच में 1995 में जो आपकी जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी, वोडाफोन मामले को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ले जाया गया, वहाँ पर भी उसने समझ कुछ डिसीजन हुए और वोडाफोन वहाँ पर जीतता हुआ नज़र आया। तो ये सारे जो केसेस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर डिफीट लगती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से ऐसे क्या परिवर्तन किए गए जो कि इन समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर कर सकता है। देखो, ये संशोधन अधिनियम के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9 में संशोधन कर दिया गया, जो कि 28 मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्तियों के लिए अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर या शुल्क मांगों को अमान्य घोषित करता है। मतलब अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए जो कर या शुल्क जो मांगे की जाती थी उनको अमान्य घोषित करता है, इसमें संशोधन किया। अर्थात इससे संबंधित जो भूतलक्षी कर हैं, जो कर लगाए जाते थे, जो पीछे की डेट से जो कर लगाए जाते थे, उन करों को समाप्त कर दिया गया। तो ये एक बड़ी पहल है सरकार के द्वारा। कंपनियों को इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ये एक शर्त लगाई है, उन्हें इस संबंध में अब की गई अपील दायर की जानी चाहिए, दायर याचिका और मध्यस्थता आदि को वापस लेना होगा। सरकार ने कहा कि आपको सबसे पहले आपने जो अपीलें दायर की हैं कोर्ट्स में, जिन जिन कंपनियों ने की हैं, भूतलक्षी कर हमारे ऊपर लगाए गए हैं, ये हमारे ऊपर गलत तरीके से लगाए गए हैं, उन सबको पहले आप वापस लीजिए भाई, तब जा कर के आपको ये इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। दूसरा, इस संशोधन अधिनियम की धारा 244A के अंतर्गत कानून में भुगतान की गई राशि की एवज में ब्याज रहित पुनर्भुगतान किया जाएगा। मतलब कानून में आपने जितनी राशि भुगतान की है वो राशि अगर हम आपको लौटाएंगे तो ब्याज रहित होगी, उस पर हम आपको ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, ये हुआ। दूसरा, 28 मई 2012 से पहले भारतीय जो एसेट्स हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, कि विदेशी लेन देन, अगर उनके ऊपर कोई विदेशी लेन देन हुआ है पर अब भी कर लगेगा, उनके ऊपर कर लगेगा, इसके संबंध में कानून को भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन कानून को भूतलक्षी मतलब पीछे से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन टैक्स तो ज़रूर लिया जाएगा आपसे। ठीक है, ये रही यहाँ पर। अब बीच में कुछ इनकी क्या सीमाएं हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखो, किसी भी देश के लिए जो कर का जो आरोपण होता है, इनकी करारोपण का जो अधिकार होता है, वो एक कोर सॉवरेन पावर होती है। मतलब वो उसके ऊपर संप्रभु होती है, वो उसका किसी भी देश का कोई प्रभाव नहीं होता, किसी भी बाहरी पावर का कोई प्रभाव नहीं होता, वो खुद से अपना टैक्स लगाती है। ठीक है, और अपने कानूनों के अनुसार वहाँ पर टैक्स लगाती है। भारत के संविधान ने भी सरकार को विधि निर्माण के अधिकार के अतिरिक्त करारोपण का अधिकार दिया हुआ है, हम सब लोगों को पता है, और संविधान में टैक्सेशन से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक है, यदि राज्य विवाद समाधान, यानी कि अगर निवेशकों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट अगर हमें करना है, तो इसके लिए हमें एक अधिकरण, यानी कि एक कोई ना कोई एक ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो इस चीज़ का समाधान कर सके। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती हैं, इसके संबंध में अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। एक संप्रभु देश को इस संबंध में कुछ अधिकार त्यागने भी पड़े। क्यों त्यागने पड़े हैं भैया? ये इसलिए है कि सरकार किसी संपत्ति के स्वामी की इच्छा के विरुद्ध उसकी संपत्ति न तो जब्त कर सकती है और ना उस पर दावा कर सकती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उस संपत्ति पर आपने कोई लोन नहीं ले रखा है, अगर उस संपत्ति का आपने टैक्स नहीं भरा है, तो कोई भी सरकार इस तरीके से आपकी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती। दूसरा, उचित और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। मतलब कर विभेदक जो प्रकृति के नहीं होने चाहिए। मतलब कर हर एक व्यक्ति पर बराबर तरीके से लगाए जाने चाहिए। ये नहीं कि किसी पर हमने इतना टैक्स लगा दिया, किसी पर हमने इतना टैक्स लगा दिया। वर्ष 2016 में भारत ने मॉडल BIT निर्मित किया। अब मॉडल BIT मतलब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज से रिलेटेड जो एक मॉडल है वो निर्मित किया। इसमें कराधान उपायों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार कर के संप्रभु अधिकार में ISDS के हस्तक्षेप की संभावनाओं को कम किया जा सका। जो हस्तक्षेप होता था, बेवजह हस्तक्षेप होता था, उसको कम किया जा सका। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? देखो, नया कानून जो है अधिक पारदर्शी, निश्चित कराधान व्यवस्था को एक नए कलेवर में आपके सामने रखेगा, निवेशकों के मध्य सकारात्मक संदेश देगा,
भारत निवेश में सुधार करने के लिए अपनी विरासत से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने में सक्षम होगा। कर के दायरे में वृद्धि करने, उच्च समृद्धि दर प्राप्त करने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने, औद्योगिक स्तर में विस्तार करने और महामारी के दौरान संकटपूर्ण स्थितियों में शीघ्र सामान्य करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वो महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अब रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसको विस्तार से समझा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या मामले थे, इसको हमने अच्छे से देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो टैक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो आपको बिल्कुल लाभदायी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी। आप लोग देख रहे होंगे कि समय समय पर बहुत सारी अभी 2-3 ट्रेन्स आई हैं, इन ट्रेन्स में निजी पार्टनरशिप नज़र आई है। ठीक है, दूसरा कुछ स्टेशंस हैं, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में हबीबगंज स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो उस स्टेशन को भी ट्रिपल पी मॉडल के बेस पर बनाया जा रहा है, जिसमें सरकार और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उन दोनों लोगों ने अपना मैनेजमेंट और जो उसका रखरखाव है वो सारी की सारी चीज़ें आपस में मिलजुल के करी हैं। वो विश्व स्तर का पहला ऐसा स्टेशन होगा जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाया जा रहा है। काफ़ी भव्य स्टेशन होगा, काफ़ी अच्छा होगा। खैर, एक हमारे देश के लिए एक अच्छा संकेत है कि हम कुछ ऐसे स्टेशंस डेवलप कर पा रहे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से सुसज्जित होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा ट्रिपल पी मॉडल के लिए क्या क्या ऐसी निविदाएं जारी की गई हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सामने आता है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने इसकी सिफारिश की है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर 1 मिनट। ओके, आप देख सकते हो सुर्खियों में क्यों है। देखो, यात्री रेलगाड़ी के परिचालन में ट्रिपल पी मॉडल परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ से, बहुत सारी कंपनियों से कुछ निविदाएं मांगी हैं और उनसे कहा है कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट करिए और इसमें देखिए कि आप लोग किस रेलगाड़ी के लिए कितना आप खर्च कर सकते हो, उस हिसाब से हम आपको चूज़ करेंगे कि आप हमारे साथ में काम कर सकते हो। ठीक है, तो रेलवे की यात्री जो गाड़ियां हैं उनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है ये सब खेल, और कैसी कौन सी समिति गठित की गई थी जिन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट दी है। ठीक है, वो हम देखते हैं। देखो, सैम पित्रोदा समिति 2011 में गठित की गई थी। इसने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि स्टेशनों में, टर्मिनलों में, एलिवेटेड रेल कॉरिडोर्स में, हाई स्पीड रेल में, निजी रेल मालगाड़ी टर्मिनल में, ठीक है, लोको, कोच, इकाइयाँ, पट्टे, लीज, इन सब से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें निजी निवेश को आकर्षित करने का सुझाव दिया था। तो सबसे पहले तो हमें सैम पित्रोदा समिति को याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, इस समिति का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, हम विवेक देवराय समिति का ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे नीति आयोग के काफ़ी महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये संसद टीवी पर अपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो विवेक देवराय जो समिति गठित की गई, ये 1 सदस्यीय समिति है और 2015 में इसको गठित किया गया था। इसने अपने सुझाव में दिया कि रेलवे के साथ अगर हमें प्रतिस्पर्धा में रहना है तो निजी क्षेत्र को मालगाड़ी और यात्री रेलगाड़ी दोनों में परिचालन में अनुमति देना जरूरी होगा, ये उन्होंने कहा। आगे क्या हुआ, उसके बाद रेल मंत्रालय, इसने भी निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए 2020 में कुछ अनुरोध यानी कि कुछ रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस आमंत्रित किए थे। उन्होंने 12 क्लस्टरों से लिए, क्लस्टरों पर 151 आधुनिक रेलगाड़ियों को 150 से अधिक आरंभ गंतव्य स्थानों पर जो हमारी यात्री रेलगाड़ियां हैं उनको परिचालन करना शामिल था। यात्री रेलगाड़ियों के संचालन के लिए निजी निवेश की यह प्रथम पहल थी, मतलब निजी निवेश यहाँ पर किया जा सकता है। ये रेल मंत्रालय के द्वारा पहला एक डिसीजन लिया गया था। ऐसा अनुमान है कि 12 रेलगाड़ियों का प्रथम सेट 2022-23 के परिचालन में प्रारंभ हो जाएगा और 23-24 के समथिंग 45 रेलगाड़ियों को परिचालन होगा और 25-26 के समथिंग 50 और शेष बची रेलगाड़ियाँ 26-27 में परिचालित हो जाएंगी, जो कि ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित होंगी। निजी संस्थाओं का भी इसमें योगदान हो सकता है।
उनका वित्त पोषण, खरीदारी, परिचालन और रखरखाव शामिल है। यह भारतीय रेलवे को वास्तविक उपभोग के अनुसार ढुलाई शुल्क, ऊर्जा शुल्क का भुगतान करेगा और इनकी जो निविदाएं होंगी, यानी उनका जो आमंत्रण होगा, जो RFQ होगा, वो भी पारदर्शी ढंग से होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा, जिसमें सभी लोगों को इसमें पारदर्शिता शामिल होगी। देखो, रेलगाड़ी जो कि अधिकतम अभी जो इनकी जो स्पीड है, जो गति है, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। उस अभी नहीं है, मतलब उस अनुसार इसको हमें डेवलप करना है। अभी हमारी स्पीड्स आप देखते होंगे 80, 60, मतलब बहुत ढंग से चलेगी तब इस तरीके से रहती है। इसके तहत अगर हमें इन ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें इनकी टेक्नोलॉजी में सुधार करना होगा, तो निवेश की ज़रूरत होगी। तो आप प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर, अगर आप प्राइवेट एंटिटीज़ को यहाँ पर आने दोगे तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार होने की संभावना होगी। रेल मंत्रालय ने 40 आधुनिक कोचों वाली 29 ट्रेनों के युग्म के परिचालन के लिए PPP निविदाएं प्राप्त की थी और 2700 करोड़ रुपए के निवेश इसमें किए जाएंगे। मतलब जिन लोगों ने निविदाएं में शामिल हुए हैं वो लोग इतने, मतलब 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ठीक है। अब रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बढ़ती हुई मांग एक बड़ी समस्या थी। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों से शहरों में पलायन कर रहे हैं रोज़गार के अवसरों को ढूंढने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा रेल है, उस रेलवे को हमें वैश्विक रेल संचालन से जोड़ना होगा और हमारा जो रेलवे है 2050 तक वैश्विक रेल संचालन में लगभग 40% का प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक बड़ा रेलवे तंत्र हमारा है और उसको अगर हमें समय की ज़रूरत के हिसाब से हमने उसको अगर डेवलप नहीं किया तो ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है। रेलवे बोर्ड के अनुसार क्षमता के अभाव के कारण 5 करोड़ इच्छित यात्रियों को 2019-20 के दौरान यात्रा का अवसर नहीं मिल पाया। गर्मी और त्योहारों में आपूर्ति की तुलना में यात्रा मांग 13.3% अधिक थी। मतलब यात्रा लोग ज़्यादा करना चाहते थे लेकिन यात्रा नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। ठीक है। उन लोगों को एक सुविधाजनक, सरल ढंग से यात्रा करने का अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत रहती है। संसाधन जुटाने में भी काफ़ी समस्या हो रही थी। राकेश मोहन समिति ने भारतीय रेलवे में अल्प निवेश, दुर्लभ संसाधनों के अकुशल आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ता ऋण और निम्न स्तरीय ग्राहक सेवा और तेज़ी से बढ़ती आर्थिक स्थिति के जो दुष्चक्र है उसमें फंस गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमें इस चीज़ को भी वहाँ से निकालना है। ठीक है। दूसरा, रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है 2018 से 2030 के मध्य 50 ट्रिलियन निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें धन की ज़रूरत होगी और वो धन कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हमें रास्ते खोजने होंगे। अगर हमें इतना पैसा इकट्ठा करना है तो कहीं ना कहीं हमें निजी निवेश को आमंत्रित करना होगा। तो ये सारी समस्याएं थीं जिसकी वजह से इसको यहाँ पर ये जो कदम है उठाए गए। परिवहनों के माध्यम से स्थानांतरण की जो व्यवस्था है उसको हमें करना है। हाई ट्रैफिक की जो समस्या है उसको सॉल्व करना है। लचीली जो किराया प्रणाली है उसको हमें स्थापित करना है। आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक सर्वेक्षण करना है। GDP के लगभग 4.5% के बराबर आर्थिक समृद्धि प्रभावित हो रही है। जिस हिसाब से हमें रेलवे का विकास करना चाहिए कहीं ना कहीं वो उतना नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर हमें रोड और रेल दोनों के बीच डेवलपमेंट को दिखाता है। आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो कंपैरिजन जो है वो फ्रेट वाइज कंपैरिजन है, मतलब कितना ज़्यादा शेयर्स रेलवे का है और कितना ज़्यादा शेयर्स रोड्स का है। तो रेल का शेयर्स हम देखते हैं कि आप 90% से लेकर नीचे ये डिक्रीज़ ही होता जा रहा है, डिक्रीज़ ही होता जा रहा है। देखो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है और कहीं पर ये अपना फ्लैट कंडीशन में जाता है, कहीं पर स्टेट कंडीशन में जाता है, उसके बाद फिर अचानक से डिक्लाइन हो जाता है, फिर से वो फ्लैट हो जाता है। तो ये फ्लैट होने की जो यहाँ पर शुरुआत है वो 2014-15 के बाद आई है और उसके पहले वो लगातार गिरता ही जा रहा था, फ्लैट हुआ है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है सरकार के जिसकी वजह से ये फ्लैट हो रहा है। और वहीं अगर हम रोड का देखें तो रोड का
बढ़ता जा रहा था, बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर उसके बाद में फ्लैट हो गया। तो ये जो सेवाएं हैं, मतलब ये रोड के माध्यम से कितनी सेवाएं दी जा रही हैं और ट्रेन के माध्यम से कितनी है, तो ट्रेनों का जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है, ठीक है, और रोडों का वो है वो बढ़ता गया। तो ये है, यात्री कारोबार में घाटा देखने को मिलता है, ठीक है। और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित भी हमें कुछ चीज़ें देखनी हैं। बहुत सारी ऐसी समितियां हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि हमारी जो रेल है वो काफ़ी असुरक्षित है, तो उसे हमें सुरक्षा प्रदान भी करना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, निजी क्षेत्र की भागीदारी से क्या मुद्दे उभर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या है? एक तो निजी क्षेत्र के आने से जो स्वतंत्र नियामक है उसका अभाव हो जाएगा। विवेक देवरा समिति के अनुसार रेलवे बोर्ड को नियम निर्माता, परिचालक, विनियामक के संबंध में विशेष स्थान प्राप्त है, जो स्पष्ट रूप से हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। मतलब वहाँ पर टकराव हो सकते हैं, निजी क्षेत्र और जो रेलवे बोर्ड है उनके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। मोहन राकेश समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि रेलवे के निजीकरण में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि अत्यधिक कठिन और विवादित है। अगर हम रेलवे में निजी निवेश को आमंत्रित करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगी। ट्रैक मार्गों समेत सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया गया, जिस कारण अवसंरचना पर अल्प निवेश की स्थिति का सामना करना पड़ा। सामाजिक कल्याण की चिंताएं। निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभार्जन होता है। अब अगर हम निजी क्षेत्र को हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी में एंट्री दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर भी लाभ प्राप्ति की स्थिति में चीज़ें करेगी, सोचेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो यात्रियों का किराया बढ़ेगा, रेल किरायों में बढ़ोतरी होगी और देश में पर्याप्त सीमा पर सब्सिडी आधारित है। मतलब क्योंकि सरकार हमेशा लोक कल्याण की भावना से काम करती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर टकराव की स्थिति हो सकती है। दूसरा, संतृप्ति और क्षमताएं बाधित होंगी। तो क्षमताओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। महानगरों को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है उसकी सीमाओं को पार कर गया, ठीक है, और क्षमता के अत्यधिक उपयोग और रेलगाड़ियों के परिचालन से रेलगाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है और सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। और जो ट्रैक का जो घनत्व है, मतलब इतना ट्रैक होना चाहिए, इतनी ट्रेनें चलनी चाहिए, ये कम से कम ये प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रेलवे में कुछ अन्य सुधारों की क्या ज़रूरत है और क्या समस्याएं हैं और आगे की क्या राह हो सकती है, हम क्या ऐसे तरीके अपना सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। देखो, आगे की राह क्या हो सकती है। स्वतंत्र नियामक की स्थापना करनी होगी हमें। ट्रैक स्टेशंस, गोदाम, टर्मिनल, इसके लिए जो देखरेख के लिए एक नियामक होना चाहिए, ये आगे की राह हो सकती है। देखो, निजी एंटिटीज़ और पब्लिक एंटिटीज़, हमारे जो रेलवे बोर्ड है उनके बीच में अधिक पारदर्शिता हो, अधिक स्पष्टता हो, इससे उनके बीच में टकराव की समस्या कम हो। उपयुक्त किराया संरचना होनी चाहिए। नीति आयोग के समक्ष परिवहन मध्यस्थों में प्रचलित बाजार दरों के अनुसार यात्री किराया रखने का सुझाव दिया। यात्री सुविधाओं में वृद्धि हो। रेलवे पर स्थायी समिति ने भी ये सुझाव दिया कि हम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए, ठीक है। मशीनीकृत सफाई प्रणाली हो। प्लेटफॉर्म में पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स करना चाहिए। एजेंसी हैं जो सफाई में महारत हासिल करती हैं, उन लोगों को यहाँ पर हमें प्रमोट करना चाहिए। और बाकी के और क्या मतलब ऐसे सुधार हो सकते हैं रेलवे में, उसमें देखो, एक राष्ट्रीय रेल योजना बनाई जानी चाहिए, जो बनाई गई है 2024 तक। अवसंरचनात्मक विकास करने के लिए एक विज़न बनाया गया, दस्तावेज बनाया गया 2024 तक। इसका उद्देश्य रेलवे में ढुलाई की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40% कर देना चाहिए, 2030 तक इसको पूरा करना है, ठीक है। तो ये है एक काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। कोयले और बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ना है, कोयले क्षेत्रों को और बंदरगाहों को रेलवे से जोड़ना है, ये एक अच्छी परियोजना है, ठीक है। दूसरा, परियोजना निष्पादन में सुधार और संगठनात्मक कुशलता लानी है। समय पर परियोजनाएं पूरी हों, इसके लिए हमें निधि का आवंटन समय समय पर करते जाना है। अलग अलग हमें ई पोर्टल विकसित करते जाना है, ई श्रम पोर्टल, ई कल्याण पोर्टल, एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली हो। रेलवे में विद्युतीकरण की जो प्रोसेस जो अभी चल रही है उसको हमें दोगुनी कर देना चाहिए। 2023 तक पूरे जो ब्रॉडगेज जो नेटवर्क है उसको हम विद्युतीकृत कर देना चाहिए। ये काफ़ी एक अच्छी पहल है, इसको हमें करना होगा। दूसरा, हाई स्पीड रेल, जो कि वर्तमान में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो परियोजनागत है, जो अभी काम चल रहा है हाई स्पीड ट्रेन का, उसको हमें एक एकीकृत परियोजना के तौर पर करना होगा, ठीक है। और जापान सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से कार्य जारी है, अभी भी चल रहा है।
और परियोजना को करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका गठन किया गया है, जो इसके लिए विशेष रूप से जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में अहम रोल निभा सकता है। तो हमने देखा रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से क्या चुनौतियां आ सकती हैं और किस समिति ने क्या सिफारिश की है और किस तरीके से हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं और अपने रेलवे को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं, जो कि वैश्विक पहल के अनुसार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ महीनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को स्टार्ट किया है, जो ऑयल ऑन पाम से रिलेटेड है। ठीक है, मंत्रिमंडल ने कुछ अहम इसके लिए बोल वचन किए हैं, तो देखते हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल ने आगामी 5 वर्षों के लिए पाम ऑयल की घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना स्टार्ट की है। देखो, योजनाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक योजना जो होती है वो केंद्र प्रायोजित योजना होती है और दूसरा जो योजना जो होती है वो केंद्रीय योजना होती है। केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं होती हैं उनमें सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों रूप से अपने अपने कुछ परसेंटेज होते हैं, वो दोनों मिलकर के यहाँ पर पैसा खर्च करती हैं। लेकिन जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं उनमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही अपना पैसा खर्च करती है। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जो केंद्र सरकार होता है वो 60% और राज्य सरकार होता है वो 40% पैसा खर्च करती है इन योजनाओं पर। लेकिन कुछ पहाड़ी इलाके और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए ये जो परसेंटेज है वो केंद्र सरकार के लिए 90% रहता है और आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये 10% रहता है। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार की स्कीम्स होती हैं। केंद्र प्रायोजित स्कीम्स होती हैं जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और एक केंद्रीय योजनाएं होती हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रली स्कीम्स। ठीक है, या सेंट्रलाइज स्कीम्स इनको हम बोल देते हैं। चलो, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पाम ऑयल को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए पिछले उपाय, भारत सरकार के द्वारा और क्या क्या कदम उठाए गए पिछले कुछ वर्षों में और ये किस तरीके से आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी होगा। देखो, वर्ष 1991 में कृषि मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के अंतर्गत पाम ऑयल के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। देखो, पाम ऑयल की जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का जो किया जाता है, जहाँ पर ये पैदा किया जाता है, ये तटवर्ती इलाके होते हैं, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा। इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल का उत्सर्जन किया जाता है, ज़्यादा पाम ऑयल को उत्पादित किया जाता है। वर्ष 1995 में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में नेशनल रिसर्च फॉर पाम ऑयल की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ पाम ऑयल रिसर्च कर दिया गया। 2004-05 के बाद से पाम ऑयल की खेती की योजना को इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल, पाम एंड मेज के भाग के रूप में 12 राज्यों में कार्यान्वित किया गया। उसके बाद 2015 में केंद्र सरकार ने 5 रोपड़ फसलों कॉफ़ी, इलायची, पाम ऑयल, वृक्ष, जैतून के तेल के वृक्ष और रबर में एक स्वचालित मार्ग से मतलब ऑटोमेटिक रूट से जो FDI है उसमें 100% इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी दे दी। यानी कि अब विदेशी कंपनियां बगैर किसी सरकार की अनुमति के सीधे इसमें निवेश कर सकती हैं। राज्यों को पाम ऑयल को रोपड़ फसल घोषित करने की सलाह दी गई। राज्यों से कहा गया कि भाई इनको रोपड़ फसल घोषित करिए, ठीक है, ताकि निजी क्षेत्र को पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण में निवेश करने के लिए आकर्षित किया सके। एक चीज़ बताऊं कि पाम ऑयल की ज़रूरत भारत में बहुत ज़्यादा है और इसका सबसे ज़्यादा भारत आयात करता है सरकार के द्वारा, इसलिए भी ये जो मिशन स्टार्ट किया गया है काफ़ी अहम हो जाता है। वर्ष 2014-15 में नेशनल स्कीम ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम लॉन्च की गई और 2018-19 में इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के साथ विलय कर दिया गया। उसके बाद वर्ष 2011-12 में यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पाम ऑयल क्षेत्र विस्तार को सम्मिलित किया गया था। अब हम बात करते हैं इस मिशन के बारे में।
तो इस मिशन को आपको पता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पाम ऑयल कार्यक्रम में समाविष्ट किया जाएगा, ठीक है। और 2025-26 तक पाम ऑयल की खेती के लिए निर्धारित क्षेत्रों में 6.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया, और अंततः इसको 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का भी बात की गई। इस योजना की विशेषताएं क्या होंगी? देखो, इस योजना में सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो आपका ध्यान पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें दिया गया है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में विशेष ध्यान दिए जाने की बात की गई है। ये जो फल है, इसके जो फल होते हैं वो फ्रेश फ्रूट बंचेस होते हैं, मतलब उद्योगों द्वारा तेल निष्कर्षण किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी की भांति पाम ऑयल के किसानों को मूल्य आश्वासन प्रदान किया जाएगा, उनको सपोर्ट दिया जाएगा, और इसके लिए एक वायबिलिटी प्राइस, मतलब जो प्राइस उनके लिए व्यवहार में हो, मतलब उनके लिए अनुकूल हो, ऐसा एक प्राइस दिया जाएगा। किसानों को यह मूल्य आश्वासन, व्यवहार अंतराल, वित्त पोषण, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होगी, मतलब अगर कहीं उनके बीच में जैसे कि मार्केट में प्राइस इतना है, ठीक है, और प्राइस बार बार कम होता है, बार बार बढ़ता है, तो इसकी जो बीच में जो गैपिंग होती है, उसके जो घाटे होते हैं, जितना मिलना चाहिए किसानों को उतना वो वायबिलिटी गैप फंडिंग से उनको दिया जाएगा। उद्योगों के लिए अनिवार्य होगा कि सीपीओ, जिसको हम कहते हैं क्रूड पाम ऑयल का 14.3% भुगतान करें, जो अंततः 15.3% तक जाएगा। इस योजना में आपको बहुत सारे ऐसे प्रावधान मिलेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। देखो, इस योजना के अंतर्गत एक सनसेट क्लॉज रखा गया है जो 1 नवंबर 1937 है, मतलब यहाँ तक ये रहेगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। पाम ऑयल किसानों को जो कीमत जो है, उनका अंतर जो है, जो उनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों के खाते में जाएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर और अंडमान के जो किसान हैं उनमें सरकार 2% अतिरिक्त उनको जो लाभ है वो प्रदान करेगी, और सीपीओ की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव जो होता है, अस्थिरता है, वो किसानों से उसकी रक्षा की जाएगी वायबिलिटी गैप फंडिंग से, ठीक है। और रोपण सामग्री के लिए किसानों को 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो वहाँ पर रोपण कर सकें, वो चीज़ वहाँ पर उत्पादित कर सकें, इससे उनको सहायता दी जाएगी, जो पूर्ववर्ती 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की तीव्र वृद्धि दर दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी इंटर क्रॉपिंग की बात की गई है कि आप इंटर क्रॉपिंग कर सकते हो, उसके साथ में और भी फसल्स वहाँ पर पैदा कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो आमदनी और बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर अंडमान क्षेत्रों में विशेष सहायता प्रदान की जाएगी, ये तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है। और उसके बाद जो पाम ऑयल की जो खेती है उसमें वृद्धि करना है, और किसानों में एक आत्मविश्वास विकसित करना है कि भाई आप इसको बढ़ाते हो तो आपकी आमदनी और आपके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। ये सारी बातें हुई, ठीक है। अब योजना का महत्व क्या है? एक तो आयात पर जो निर्भरता है उसको हम कम कर सकते हैं। मैंने आज जैसा कि आपको कहा कि हम आयात बहुत करते हैं उस चीज़ का, तो उसको हम कम कर सकते हैं। देखो, पाम ऑयल का वार्षिक जो हमारी मांग है वो 2.5 करोड़ टन है, जिसमें से 1.3 करोड़ टन की जो मांग की पूर्ति है वो आयात के माध्यम से की जाती है, मतलब इतना हम आयात करते हैं, बाकी हम यहाँ पर करते हैं। आयात में पाम ऑयल की जो हिस्सेदारी है वो 55% है, तो हमारा जो जितना धन है, जितना हमारा जो पैसा है वो हमारा बाहर चला जाता है, तो क्यों ना हम उस पैसे को अपने देश में ही, देश के लोगों से ही उसको खरीदें और इसको हम प्रमोट करें, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो भारत एक सबसे बड़ा आयातक भी माना जाता है, बन गया है, इसको हमें कम करना है, ठीक है। कच्चा जो ऑयल होता है जिसको हम क्रूड पाम ऑयल कहते हैं, का घरेलू उत्पादन 2025-26 तक 11.20 लाख टन, और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंच जाने की आवश्यकता की बात की गई है, ठीक है। तो ये हमारा पाम ऑयल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम लोग असीम संभावनाओं से युक्त जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे, ठीक है। खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आएगी कहीं ना कहीं, जब हम आयात नहीं करेंगे, हमारे यहीं पर उत्पादन होगा, तो उनकी कीमतें भी कम होंगी। आर्थिक लाभ भी उनसे मिलेगा, पूंजी निवेश बढ़ेगा, ठीक है। रोजगार का सृजन होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, जो कि भारत सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो सोचा था उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से ये थोड़ा सा आगे डिले हो जाए, लेकिन सरकार के द्वारा ये कुछ से जो पहले हैं, जो स्कीम्स हैं, जो मिशंस हैं, वो बराबर लागू किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के लिए भी ये कहीं ना कहीं
आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कार्बन संचय जो करते हैं ये जलवायु परिवर्तन प्रबंधन में आकर्षक फसल बना लेता है। वैश्विक मांग की आपूर्ति में सहायता होगा, हम कहीं ना कहीं पाम ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका निर्यात भी कर सकेंगे, और हम एक आयातक देश का जो टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है उसको हम एक एक्सपोर्टर यानी कि जो निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आएंगे, और हमारा देश में किसानों की स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। दूसरा, 2050 तक 26% का हमें बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है, और इसको हम ट्रांस फैटी एसिड के रूप में भी लगाते हैं, जो कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीएमओ जो होते हैं, उसमें जो स्वास्थ्य जोखिमों की चिंताओं ने भी हमारे जो पाम ऑयल की जो मांग में वृद्धि की है, क्योंकि पाम ऑयल जीएमओ से प्राप्त नहीं होता और ना ही इसमें टीएफए होता है। घरेलू स्तर पर पाम ऑयल की खेती के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? एक तो भौगोलिक चुनौतियां हैं, दूसरा वनोन्मूलन है, और जैव विविधता का प्रभाव है। ये चुनौतियां क्या हैं और ये किस तरीके से इन चुनौतियों को हम सुलझा सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, चुनौतियों के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो भौगोलिक स्थिति है। देखो, ये जो स्थिति है, मतलब पाम ऑयल और जो ताड़ के जो वृक्ष होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे भूमध्य रेखा यानी कि 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री हमारे साउथ के अंदर ही इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। अब भारत में ये स्थिति आदर्श नहीं है, मतलब इन स्थितियों को हम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कम स्थिति में है, हम लोग उस उतनी डिग्री में नहीं आते, ठीक है, नहीं हो पाता ये। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में उत्पादन होता है, और वहाँ से वैश्विक स्तर पर हम पाम ऑयल जितना उत्पादन होता है उसका 85% इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए आदर्श स्थितियाँ होती हैं। तो हमारी भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया किन किन एरियाज़ में ये इसके लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है, क्योंकि भारत में इस तरीके की कंडीशन नहीं है। लेकिन वनोन्मूलन, ताड़ के क्षेत्र उगाने के जगह पर हमारे उष्णकटिबंधीय जो वन है वो बड़े भागों में काटा गया, ताकि पाम ऑयल की सदैव बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि भारत में वन की वर्तमान परिभाषा में ताड़ के वृक्ष को भी शामिल किया गया है, मतलब ताड़ के वृक्ष भी हमारे वन वन के क्षेत्र में शामिल है, परंतु वर्षा वन से संबंधित जो नुकसान अनुमान नहीं लगाया जाता, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर यह है कि जैव विविधता पर प्रभाव। ये ताड़ एक आक्रामक प्रजाति है जो कि बाकी के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं इससे जैव विविधता भी प्रभावित होती है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। जनवरी 2020 में पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान जो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें यह सुझाव दिया गया था कि ताड़ के वृक्षों के पर्यावरण पर प्रभाव के विस्तृत अध्ययन के बिना घास के मैदान जैसे समेत जैव विविधता उत्पन्न क्षेत्रों में ताड़ के वृक्ष लगाने से परहेज किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि इस पर हमें स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, और स्टडी के बाद ये बात निकल कर अगर आती है कि सच में ये घास के मैदानों को प्रभावित करते हैं तो हमें वहाँ से बचना चाहिए, ठीक है। दूसरी चुनौती क्या है? जल की आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती है। हमें ताड़ के एक वृक्ष को लगाने के लिए 200 लीटर से 300 लीटर जल की आवश्यकता होती है, और हमारा देश क्या पूरा विश्व ही जल से प्रभावित है। तो इस तरीके से ये हम लगाएंगे तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जल संसाधन का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा, हमारे लिए एक बड़ी चैलेंजेस है। उपभोग का अलग अलग पैटर्न होना चाहिए। देखो, अलग अलग उपभोग का पैटर्न होने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम परंपरागत रूप से तेल का, जो पाम ऑयल का जिस तरीके से खाद्य तेल का तेल के रूप में इसका उपयोग करते आ रहे हैं, नारियल का तेल हो गया, हमारा मूंगफली का तेल हो गया, सूर्यमुखी का तेल हो गया, दक्षिण भारत में होता है। जबकि मूंगफली के तेल और कपास के बीज के तेल में जो गुजरात में पसंद किया जाता है, सरसों का तेल जो है पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत, और सोयाबीन का तेल मध्य भारत में पसंद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उपभोग का पैटर्न अलग अलग है, और ये भी एक चुनौतीपूर्ण हमारे लिए साबित होता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया, दिल्ली वैली, इस सारे इलाके में पाम ऑयल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलो, पूर्वी लंबी उत्पादन अवधि है। एक तो देखो, इस पेड़ को लगाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ा होगा, 3 से 4 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कब कहीं जा कर के आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। और छोटी जोत है, मतलब इसमें अगर आप किसानों के पास बहुत छोटी जोत है तो ये सफल नहीं हो सकते उसमें, क्योंकि इसके लिए काफ़ी लंबे लंबे खेत चाहिए होते हैं, बागान शैली की आवश्यकता होती है, जो कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। देखो, पाम ऑयल के संधारणीय उत्पादन के लिए क्या क्या पहले हैं। देखो, सबसे पहले तो राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल पाम ऑयल स्टार्ट किया गया था, ग्रीन पाम ऑयल और सस्टेनेबल पाम ऑयल गठबंधन भी स्टार्ट किया गया। देखो, ये क्या है? एक गैर लाभकारी यानी RSPO यानी कि राउंड ऑन सस्टेनेबल पाम ऑयल जो है एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो पाम ऑयल के क्षेत्रों में हितधारकों को एकजुट करता है, एक मंच पर लाता है, ठीक है। ये संधारणीय है, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, और स्थापना का उद्देश्य ये है कि इसका उत्पादन और इसके उपयोग को बढ़ाया जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये वैश्विक जो मानक हैं उनके अनुसार इस चीज़ को बढ़ाने पर प्रयास करता है। दूसरा, अगर हम बात करें
तो ये व्यापार और जो ग्रीन पाम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके जो प्रमाण पत्र दे, जो पाम ऑयल का जो उत्पादन करते हैं उनको प्रमाण पत्र दे, और ग्रीन पाम ऑयल जो कि लोगों के लिए लाभकारी हो, हानिकारक ना हो उनके स्वास्थ्य के लिए, इस पे भी ये ध्यान देता है। सस्टेनेबल पाम ऑयल गठबंधन जो है इसकी स्थापना 2010 में भारत में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भी यही है कि इसको हम प्रोत्साहन करें, एक मंच प्रदान करें, एक लॉबी करना था। ठीक है, मतलब एक पूरा ग्रुप बनाना था संधारणी ऑयल को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे क्या राहें हो सकती हैं? राह के तौर पर यही है कि प्रोत्साहन को हमें समाप्त किया जाना चाहिए, उत्पादन के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे वनों का विनाश विनाश होता है। बिल्कुल, ये अभी जो हमने बात की थी ना, जो हमारा जो वन संसाधन और स्टडी जो सेंटर है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, तो उसमें भी यही कहा गया है। ठीक है, मानव निर्मित पाम ऑयल बागानों को वन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो हम लोग खेतों में जो पाम ऑयल लगाते हैं उसको वनों में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दूसरा ये कि कंपनियों को प्रमाणित करना चाहिए, संधारणी पाम ऑयल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाने चाहिए। और इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मानक मानदंड लागू करने के लिए पाम ऑयल की कृषि को अधिक संधारणी बनाना है, और वर्षावन, ठीक है, और जो स्थानांतरित जो झूम खेती होती है और पाम ऑयल के उद्योग में मानवाधिकारों का उल्लंघन कम किया जा सके, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। देखो, आज हम लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस किए। हमारा वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 50 मिनट्स का हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबे टॉपिक थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हमारा डिस्कशन भी काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हिंदी मीडियम के वो स्टूडेंट्स जो उनके लिए ये वीडियोस लाभकारी हो सकता है, काफ़ी उपयोगी साबित होगा। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।